दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर। आज सुबह प्रधानमंत्री पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं लगभग 10 घंटे की ट्रेन से यात्रा करने के बाद में, और प्रधानमंत्री का करीब 7 घंटे का कार्यक्रम है यूक्रेन कीव में। और इस वक्त प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर चल रहा है। तमाम तस्वीरें हमारे पास में कीव से आ रही हैं, उनको हमने आप तक पहुंचाया है। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने क्या है, इस यात्रा से क्या बड़े संदेश और संकेत निकलते हैं, उसका विश्लेषण भी हम अपने खास मेहमानों के साथ लगातार कर रहे हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक जुड़े हुए, इसके अलावा अतुल अनेजा जी विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, इस बात को किस तरीके से आप देखेंगे, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक नए प्रकार की पूरी स्थिति परिस्थिति बनती नजर आ रही है, उसमें मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा था कि भारत आज कैपेबल ज़्यादा हुआ है और उसमें एक विलिंगनेस भी नज़र आ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था के लिए वो लगातार तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को हमने पोलैंड में भी अभी कल और परसों में सुना है कि किस प्रकार से उन्होंने देश में हो रही तरक्की का जिक्र किया है। जो तमाम जो यूरोपियन देशों की जनसंख्या है उनसे ज़्यादा देश की आबादी को कैसे बेहतरी के लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। तो इन सारी चीज़ों में जब हम कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं, देश तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और विलिंगनेस या विल पावर की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ नेतृत्व में दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि ये दो बड़े फैक्टर्स हैं शायद जिसकी वजह से आज एक वैश्विक छवि भारत की बदली है, वैश्विक नेता के तौर पर पीएम मोदी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है? बिल्कुल आरिंदर जी, ये दोनों जो पिलर्स हैं कि एक तरह से कैपेबिलिटी है और एक तरह से विलिंगनेस है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कैपेबिलिटी की अगर तरफ हम देखें तो नई कैपेबिलिटी आ रही हैं, जैसे हम देखें न्यू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सारी जो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में बनने वाले हैं, तो एक तरह से न्यू इकोनॉमी की तरफ हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं, जैसे कि संजय जी ने पीछे बात की है। तो कैपेबिलिटी आपकी साथ साथ आपकी जियो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ रही है। आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, HADR जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ, वो हम कर रहे हैं। हम टर्की में अगर ये अर्थक्वेक आता है तो हम अपने लोग, हमारे NDRF के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे नेपाल में हो चाहे। तो कैपेबिलिटी का उदाहरण ये बिल्कुल हमारे सामने है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक जो इसमें कमज़ोरी आ रही है, आपने कहा 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हम बन गए, वो सही बात है। लेकिन जो चुनौती आ रही हैं, मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से हमें एक महाशक्ति बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कि 10-12 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न जो है, एक तरह से आप देखेंगे सुएज़ कैनाल है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, अगर मैरीटाइम उसमें ही देखें तो इसमें कैपेबिलिटी हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। और लेकिन ये हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, पूंजी निवेश की बात हो रही है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच चल रही है इस वक्त। उसमें विलिंगनेस और कैपेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ साथ इसको और एक तरह से मजबूती देने की ज़रूरत है, और जो होगी जब हमारी ये इंडस्ट्री 4.0 जो है ये आगे बढ़ेगी, हम लीप फ्रॉग कर पाएंगे। तो सबको तालमेल करके मुझे लगता है कि तभी हम जो एक वैक्यूम मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो आ रही है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। बात एक और हुई है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, संजय जी ने बात की है, उसकी बहुत ज़रूरत है। इस टाइम पे UN सिक्योरिटी काउंसिल का ढांचा जो है आउटडेटेड हो चुका है। उसी तरह से बाकी की एसोसिएशंस हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस उभर के आ रही हैं, लेकिन केओटिक तरीके से आ रही हैं। कोई FTA इधर हो रहा है, कहीं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बन रहा है, AIIB बन रहा है, लेकिन एक कोहेरेंस से नहीं हो रहा ये काम। तो इसको आप आगे इस एक तरह से केंद्रित करने की ज़रूरत है, और ये चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये विलिंगनेस जो है और साथ साथ एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी, इनका कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे जो है वर्ल्ड इज़ वन फैमिली जो डॉक्ट्रिन है, और कंसेंसस बेस्ड हम चाहते हैं कि हमारा एक कल्चर है, एक डिप्लोमेटिक कल्चर, ये एक क्रिटिकल मास देगा भारत को लीडिंग देश में शामिल करने के लिए, एक तरह से ग्लोबल लीडरशिप की तरफ से। ये नहीं, लीडरशिप का मैं नेगेटिव मीनिंग नहीं निकाल रहा, लेकिन नेचुरल एक तरह से दिशा देने की आपके पास
एक पर्टिकुलर यूएसपी होनी चाहिए और वो एक तरह से डेवलप होगी जब ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो एक साथ मिलेंगे। बिल्कुल, एक आइडिया ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो को एग्जिस्टेंस भी साफ दिखाई पड़ता है कि हम सह अस्तित्व के साथ में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये शायद एक अपने आप में भारत लगातार विश्व मंच पे एक संदेश देता जा रहा है। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कैसे मौजूदा वैश्विक संस्थाएं या फिर यूएन जैसी संस्थाएं आज की चुनौतियों से निपटने में उतनी कारगर नजर नहीं आ रही हैं, और शायद उसमें रिफॉर्म की बात हो या फिर नए बन रहे जो मंच हैं वो अपने आप में ज़्यादा प्रासंगिकता एक तरीके से होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या यही एक बड़ी वजह है कि हम देखते हैं कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके प्रवक्ता के बयान भी आता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा शांति स्थापित करने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है, कि यूएन जैसी संस्था भी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से एक शांति के मददगार के तौर पर उम्मीद लगाने का एक रिएक्शन देती है। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल जो यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी सारे वीकनेसेस है। ये सही है कि जब लीग ऑफ नेशन से हम लोग यूएन की ओर बढ़े दूसरा महायुद्ध के बाद, उस समय हम लोगों ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में डाला गया है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल और उसके परमानेंट मेंबर्स का जो वीटो पावर्स है, उनका जो रोल है, ये बहुत ही ज्यादा है आज के दुनिया में देखने के लिए। तो हम लोगों ने काफी इस पे रिफॉर्म्स की बात की है। दुनिया भर में ये मान्यता है कि यूएन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इंडिया जैसे देश को और ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए, चाहे वो एक एक्सपैंडेड सिक्योरिटी काउंसिल में हो या ये दूसरे बहुत सारे मसलों पे हो। लेकिन कुछ ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि इससे पूरी तरह सहमत नहीं है और विरोध करते हैं। ना सिर्फ वो इंडिया का विरोध करते हैं, जो कि सीरियस इश्यूज है जैसे कि टेररिज्म के बारे में, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है जो कि सभी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसमें भी वो बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले जब हमारा कोविड पैंडेमिक फैल रहा था, उस समय भी WHO को पूरा फ्रीडम नहीं मिला ताकि वो एक इफेक्टिव कैंपेन कर सके, ताकि दुनिया भर में हम लोग कोविड का फाइट बैक कर सके। और इसीलिए कुछ ऐसे प्रगतिशील कुछ जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को इनिशियल स्टेप लेना हुआ, जैसे कि इंडिया भी बहुत आगे था कोविड के फाइट के अगेंस्ट, और बहुत सारे देशों में हम लोगों ने वैक्सीन्स वगैरह का एक्सपोर्ट किया ताकि वो लोग उसको फाइट कर सके। तो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत सारे वीकनेसेस है, बट उसके रूट में ये है कि जो पुराने पावर ब्रोकर्स हैं वो अपना पावर ना तो सिर्फ देना नहीं चाहते, वो शेयर करना भी बहुत झिझकते हैं। तो ये चेंज आने की जरूरत है। ग्लोबल साउथ एक पद्धति है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक पद्धति है, लेकिन इवेंचुअली मैं भी मल्टीलैटरलिस्ट हूं। मेरा भी विश्वास है कि इवेंचुअली दुनिया को के सारे देशों को इकट्ठा मिलकर एक ऐसा मजबूत मल्टीलैटरल सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें वो लोग सब ऐसा एक कंसेंसस इवॉल्व कर सके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। और वो जो चेंज ऑफ जीरो सम गेम, जो पुराना अप्रोच था जिसके दौरान हम लोग काफी सारे युद्ध के मामलों में हम लोग फंस जाते हैं, वो जीरो सम गेम का अप्रोच का भी चेंज करना बहुत जरूरी है। आप अगर देखिए एशिया के देशों में, अफ्रीका में, ये जीरो सम गेम अभी पीछे हो चुका है क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की ओर इतनी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज ट्रांजिशन आ रहा है, जो कि ट्रांजिशन है ट्रांस अटलांटिक से एशिया की ओर। जो इंडो पैसिफिक का जो जिक्र हो रहा है, ये एक मूवमेंट है, ये एक आइडिया है जिसके अंतर्गत बहुत सारे नए आइडियाज उभर के आएंगे, और ये एक फ्री एंड ओपन सिस्टम है। आज आप देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक का कुछ देश उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये इंडो पैसिफिक की ओर से ये जरूरी नहीं है कि अगर वो देश भी ये सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करे
वो भी इंडो पैसिफिक मूवमेंट का भागीदार हो सकते हैं। और इससे हम देख रहे हैं कि जो नए देशों का जो डेवलपिंग कंट्रीज का है उनका मल्टीलैटरल सिस्टम में, ग्लोबल सिस्टम में बहुत अच्छा रोल बन सकता है। तो चेंज इज हैपनिंग बट इट इज नॉट एट द पेस जिस पेस के लिए हम लोग उत्सुक हैं। बिल्कुल, वो पेस की और शायद ज़रूरत है, लेकिन बदलाव तो आ रहा है। फ्रॉम अटलांटिक टू एशिया। अतुल अनेजा जी, आपको लगता है कि ये जो फ्रेज एक तरीके से मिस्टर भट्टाचार्य जी ने इस्तेमाल किया, ये बहुत अपने आप में मुफीद है? इस वक्त वो एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं यूएन जैसी संस्थाओं में रिफॉर्म को लेकर, तो इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत हो रही होगी, उनके बीच में चर्चा हो रही होगी, तो क्या द्विपक्षीय और इस संघर्ष से आगे बढ़ते हुए इस प्रकार के जो दुनिया के लिए बड़े मौजूदा रिफॉर्म्स की बात है, क्या वो भी कहीं एजेंडे में रह सकता है? क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत जग जाहिर है कि यूएन ने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन शांति स्थापित होती दिखाई नहीं पड़ रही। अरिंदर जी, अब ये कहना मुश्किल है कि इतने विस्तार से इतने छोटे समय में ये बातचीत होगी कि होगी। आज नहीं तो कहीं और बहुत जल्द ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है लेकिन रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आया है। तो ये सबके लिए ज़रूरी है कि ये है। इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है जियोपॉलिटिक्स की। जो पुरानी जियोपॉलिटिक्स है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को रोक रही है। अब हम देखें, अगर हर एक ज्योग्राफी में ये है, G20 के टाइम पे हमने वो IMEC एक साइन किया था, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी। अब उसके अंदर क्यों वो आगे अभी तक नहीं बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर मिडल ईस्ट में एक वॉर चल रही है कि यहाँ पर जब तक वो सुलझती तो अब हाइफा में कहाँ उसको कनेक्ट कराएंगे, या ये जो कंट्रीज़ हैं UAE हो या बाकी कंट्रीज़ हैं, उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस जो इजराइल के इस वक्त बिल्कुल खिलाफ है, वो इस वक्त इंथुसियास्टिक नहीं हुई। तो एक तरह से हर ज्योग्राफी में ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का समाधान होना बहुत ज़रूरी है जब हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएं। उसी तरह से बहुत पुरानी ये हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। मतलब ये एक एनर्जी प्रोडक्ट होना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम यहाँ आ रही है साउथ एशिया के अंदर। उसी तरह से हम देख रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर, वहाँ पर भी जो राइज ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ का है वो रुक रहा है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसका यूक्रेन एक उदाहरण है, ऐसे बाकी हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से पेचीदा ऐसे लेटेंट और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको हम रिजॉल्व करें। और वो अगर रिजॉल्व होते हैं तो साथ साथ जगह बनती है एक नए रूल बेस्ड ऑर्डर की, जिसमें आपकी जियो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन ज़्यादा होती है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आते हैं, ग्रोथ होती है, तो एक तरह से पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और अब टाइम आ गया कि भारत जैसे देशों के लिए कि ये दूर की जगहें नहीं है, मतलब हमारे कंसर्न इनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि दुनिया का ढांचा बदल चुका है। तो हमारा इतना इस वक्त, चाहे वो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे यूक्रेन का हो या साउथ चाइना सी का हो, हमें उसका समाधान एक शांति दूत की तरह उसमें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमारी ग्रोथ नहीं होती। हम जो कह रहे हैं विकसित भारत 2047 तक, उसकी जियो पॉलिटिक्स उसके अंदर ब्रेक लगाएगी, रोक लगाएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी अब आ गई है, ये एक कोई थियोरेटिकल बात नहीं है या कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है, ये कंपल्शन है कि अगर ये हमने सॉल्व नहीं किए तो हम जो सपना देख रहे हैं उसमें बाधा पड़ेगी। बिल्कुल, जो हम सपना देख रहे हैं उसमें बाधा पड़ेगी, चाहे विकसित भारत 2047 की बात हो या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो। बड़े हर्डल, सबसे ज़्यादा यही संघर्ष या युद्ध ही दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि रियलाइजेशन होने में एक वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त कितना? क्योंकि हम अगर यूक्रेन संघर्ष की बात करें तो लगभग 2.5 साल 30 महीने के आसपास वक्त हो गया। कब ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ साहब, अब आगे हम आते हैं, बढ़ते हैं और टेबल पे बैठते हैं? आपने कहा था जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें पेस की ज़रूरत है, तो क्या इस प्रकार के रियलाइजेशन से रियलिटी को समझना और उस दिशा में आगे बढ़ना कि साहब शांति भी बहुत ज़रूरी है, विकास भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके पूरा ह्यूमैनिटी को लेकर हम शायद आगे बढ़ पाएंगे, उस दिशा में वो पेस कैसे आगे बढ़े और वो रियलाइजेशन में आपको वक्त किस तरीके से लगता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जब दुनिया में डाइकोटमी आ जाता है तो उसके रेजोल्यूशन के लिए उपाय भी निकल जाते हैं। एक डाइकोटमी आप देखिए कि हम लोग कहते हैं कि ये दिस इज द ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ईरा में टेक्नोलॉजी सबसे जरूरी चीज है। टेक्नोलॉजी, हर एक टेक्नोलॉजी जो नया आता है उसका लाइफ स्पैन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग कोई नया तरीका निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे जो पुराने जो
पद्धति है जो कि हमारे पुराने जियोपॉलिटिक्स के हैं और उसके जो उपाय है जो कि युद्ध भी वो एक उसका उपाय है, उसमें हम लोग एक्सटेंशन देख रहे हैं। ये 2.5 साल तक ये हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है। पैलेस्टीन इजराइल का भी संघर्ष बहुत दिन तक हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं, लेकिन इसका हम लोग हल इतनी जल्दी हम लोग नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग कुछ हद तक पुराने जमाने में फंसे हुए हैं। पुराने जमाने को हटाने के लिए 2 ही उपाय है, एक उनको समझना होगा और एक नया प्रोसेस शुरू करना होगा। और अगर वो नहीं मानते हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, जैसे कि यूएन भी इररेलेवेंट हो सकता है, जैसे लीग ऑफ नेशंस इररेलेवेंट हो गया था। तो इररेलेवेंस जब हो जाता है वो देश पर भी प्रभाव हो जाता है और तब एक रेवोल्यूशनरी चेंज हो जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज हो क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस सबके लिए लाभदायक होता है, उसमें उनका जो हानि होता है वो सबसे कम होता है। आपने देखा संघर्ष का जो तस्वीरें आ रही थी यूक्रेन से, जहां पे मासूम बच्चे वहां पे उनका डेथ हो गया, वो उनका कोई जिम्मेवारी नहीं था कि वहां पे उनका मृत्यु हो जाए, लेकिन ये होता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि ये रियलाइजेशन हर एक देश में होने की जरूरी है। आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत देश इसकी ओर सोच रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन चलता रहेगा। पेस कभी हम लोग कोई तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड एक रिलेशनशिप का है, एस्पिरेशंस का है। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि हमारे पैसिफिक ओर से चीन चाहता है कि वो एक G2 का सदस्य बन जाए, लेकिन उसके लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए, एक जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो आज चीन के पास नहीं है। उनका जीडीपी हालांकि इंडिया से 5 गुना है, लेकिन उनका प्रेस्टीज ग्लोबल कम्युनिटी में क्या 5 गुना है? वो शायद नहीं है, हमारे इंडिया से भी शायद कम है। तो ये जो है इम्बैलेंसेस जब होते हैं तब उसके लिए बातचीत के दौरान, डायलॉग के दौरान और अंडरस्टैंडिंग के दौरान हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और यही कोशिश रहता है। मेरे ख्याल में भी ये जो संघर्ष आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच, जिसके दोनों के पीछे और सारे ताकत लगे हुए हैं, ये भी डायलॉग के दौरान ही खत्म होगा। और इसका जो पेस है हम लोग चाहेंगे कि कल ही हो जाए, लेकिन शायद कल होना नामुमकिन है और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और उसके बाद पेस खुद तय हो जाता है। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, पेस खुद ब खुद तेज होता नजर आता है। अतुल नंदेजा जी, आपको लगता है कि इस लिहाज से भी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात जारी है, बातचीत हो रही है, वहां पर क्या कुछ निकलेगा उसकी तस्वीरें आएंगी, हम वो भी जाहिर करेंगे, लेकिन ये चौथी मुलाकात है। कई बार टेलीफोनिक बातचीत हुई है, इससे पहले हमने देखा कि पहली मुलाकात ग्लासगो में COP26 के समय हुई थी नवंबर 2021 में, उसके अलावा मई 2023 में G7 शिखर सम्मेलन जो था हिरोशिमा में, वहाँ पे हुआ था, और तीसरी मुलाकात G7 जब हुआ इटली में, वहाँ पे जून 2024 में हमने देखी, और अब ये चौथी मुलाकात। तो जब आप ज़्यादा मुलाकात भी करते हैं, कई बार आप जब मिलते हैं, टेलीफोन से संवाद भी करते हैं, तो एक समझ पनपती, जिसको कई बार हम लोग पर्सनल केमिस्ट्री के तरीके से भी देखते हैं। आपको लगता है कि जब वो पनपती है, एक उसका विस्तार होता है, तो वो भी शायद समस्या के समाधान में एक और बड़ा रोल अदा करती दिखाई पड़ती है? उस पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे संघर्ष के बीच में? देखिए अरिंदर जी, एक नया डिप्लोमेटिक स्टाइल है और ये उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया में, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री किस तरह से होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ जिस तरह से मिले, आपने जिक्र किया कि कितनी बार मिल चुके हैं, वो एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप होती है। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई मुलाकातें हुई हैं, उनकी भी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी है। तो एक तरह से इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर एक्चुअल जब इनिशिएटिव्स आते हैं उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि लीडर्स एक साथ हैं, और उसका फिर डाउनस्ट्रीम इफेक्ट एक आता है। तो मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिक स्टाइल बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं ना, वो हम सामने देख रहे हैं कि इस तरह से ही अब एक तरह से एक ऊर्जा ला रहे हैं डिप्लोमेसी में। एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच जो है भारत की, वो सामने हम 2014 से देख रहे हैं कि वो एक स्टाइल ही बदल गया है कि हम जो है आगे बढ़ के, हम इनिशिएटिव लेने वाले में से हम रिएक्टिव मोड से जो है प्रोएक्टिव मोड में आ गए हैं। और जहाँ पर हमारी वो विलिंगनेस वाली बात है और कैपेबिलिटी बात है, वो इस पर भी जुड़ती है
कि ये पूरा एक नया स्टाइल है। फिर हमने एक और चीज़ शुरू की है कि लोगों के साथ हम चलते हैं, जैसे डायस्पोरा के साथ है, या मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर प्रधानमंत्री का जो भाषण है, उसी तरह से और जगह भी है, यूएई में भी ऐसा हुआ है। तो एक तरह से एक लोगों को लेके चलने वाली जो डिप्लोमेसी है, पर्सनल केमिस्ट्री के साथ वो जुड़ जाती है, और एक नया पैराडाइम एक तरह से डिप्लोमेसी का क्रिएट हुआ है। साथ में जो है एस्पिरेशंस भी बढ़ी हुई हैं कि अब हम एक ग्लोबल प्लेयर की भूमिका निभाना चाहते हैं, उसकी तरफ एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम जो दुनिया की समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे युद्ध की हो, उसके अंदर हम एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे। अगर दुनिया को आपदा आती है जैसे कोविड जैसे, फिर हम जो है अपनी जो वैक्सीन्स हैं वो दुनिया में ज़रूरतमंद लोगों के पास हम पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा ही एक्सट्रोवर्ट तरीके का सोच और प्रोएक्टिव सोच आ गई है भारत के अंदर। तो मुझे लगता है आज की जो परिस्थिति है उसमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोच है, हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो दुनिया जिससे बेनिफिट कर सकती है, और इस तरह की एक प्रोएक्टिव स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी जो है और ग्लोबल स्टेज पर जाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और जिसमें पर्सनल केमिस्ट्री का बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो बन रहा है। तो एक तरह से एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि भारत बाहर के देशों को एंगेज करता है, और बाहर के देश जो है भारत में आएँ। अल्टीमेटली हम रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सारा डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका इन्फ्लुएंस, इमेज लोगों का बढ़े। तो वो सब कुछ डिस्टिल होके आ जाता है आपके मेक इन इंडिया में कितना आपके आ रहे हैं, टूरिज़्म में कितना आ रहा है। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है ना, ये हम देख रहे हैं, और एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट अप्रोच है कि भाई हम अब एजेंडा सेट करेंगे। हमको वी आर नॉट लुकिंग ओवर शोल्डर या किसी को हम कॉपी कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक सभ्यता है, हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, हमारे पास कुछ सोच है, हम कुछ कर सकते हैं, और दुनिया उससे जुड़ रही है। अब कल की बात है, कल डोनाल्ड टस्क के साथ बात हो रही थी, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। पूरा डेमोक्रेसी का ढांचा जो है उसको इन्वर्ट कर दिया कि ये मैग्ना कार्टा और ब्रिटेन और इन जगहों से नहीं आया है डेमोक्रेसी, ये हमारी सिविलाइजेशन की उपज है एक तरह से, और हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट बिल्कुल। और एक और सी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा इससे। एक प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त से पिछले बार एक बात कही थी कि हम सिविलाइजेशनल स्टेट है एंड वी हैव टू डीकॉलोनाइज द माइंड, कि आप वेस्टर्न प्रिस्क्रिप्शन से नहीं चलेंगे, अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज आपको देगी, तो एक तरह से मजबूती आपकी सोच को मिलती है। हाँ, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का जो पंच प्रण की उन्होंने बात की थी, वह बहुत महत्वपूर्ण आपने तथ्य रखा कि वो अपने तरीके से हमको अपनी सोच की बंदिशों को तोड़ने की जरूरत है, जहां पे हम गुलामी की मानसिकता में कहीं खुद को जकड़ा हुआ पाते हैं। ये आइडिया रखना कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये बड़ा वैश्विक मंच पे बार बार रखना, और ये बताना कि साहब देखिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, भारत की जो एक पूरी व्यवस्था रही है वो दशकों नहीं सदियों पुरानी व्यवस्था रही है, जिसको आज दुनिया अनुसरण कर रही है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि इस प्रकार की एक परसेप्शन दुनिया के सामने रखना फैक्ट के साथ में वो वजह, और दूसरा जो पर्सनल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, ये चौथी मुलाकात क्या एक रंग ला सकती है, या एक पर्सनल केमिस्ट्री जब डेवलप होती है दो लीडर्स के बीच में, वो कैसे ट्रांसलेट होती है, नीचे तक आती है, चाहे वो आइडियाज़ को ग्राउंड पे रियलिटी में उतारने को लेकर हो या फिर कुछ बड़ा तय करने को लेकर हो, वो कैसे एक रोल प्ले करती है? क्योंकि आपने इस प्रकार की डिप्लोमेसी को बहुत करीब से महसूस किया है, दशकों तक आपने सेवाएं दी इस बात को लेकर। मुझे लगता है कि आज के दिन में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने एक बहुत ही सीरियस चुनौती है, एक चैलेंज है। क्या वो हिस्ट्री में यही जाना जाएंगे कि वो यूक्रेन के एक वॉर टाइम लीडर थे, या क्या वो इसलिए जाने जाएंगे कि वो यूक्रेन को शांति लाने में समर्थ थे? क्या वो इसलिए जाने जाएंगे कि वो यूक्रेन को एक नए दिशा में इंटीग्रेशन की ओर ले जा पाए? तो ये मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का पर्सनल चॉइस भी है, और अपने देश और अपने लोगों के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री ने जो उनके सामने एक एग्जाम्पल रखा है, उससे ये काफी स्पष्ट होता है कि चुनौती जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की करेंगे वो किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये चुनौती प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का है। मेरे ख्याल में भारत का जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, जिसका हम लोग आज
एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पिछले 5000-7000 साल तक हमारा एक समृद्धि सिविलाइजेशन था और है, और हम लोग आगे भी 5000-7000 साल हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? तो इसलिए सिविलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस होता है वो अतीत की ओर नहीं देखता है, वो अतीत को एक फाउंडेशन बना के फ्यूचर की ओर, भविष्य को की ओर हमें एक प्रोत्साहन करता है, एक सक्षमता देता है, और एक जो हम लोग आगे जाने की हम लोग एक पथ ढूंढते हैं। तो भारत में ये आज हम लोग उस स्थिति में है जबकि हम लोग अपना ऐतिह्य को हम लोग आगे ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, खासकर कि जब हम लोग विदेश में कुछ करते हैं, उनको भी हमें मान्यता देना चाहिए। उनका भी जो प्रोसेस है उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको भी एक रोल देना चाहिए, ताकि वो अपना जो अतीत है, उनका जो सिविलाइजेशन है, उससे वो लोग ढूंढ पाए कि उनके फ्यूचर के लिए कौन सा पथ होगा। बिल्कुल, ये कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर होगा, ये देखना और समझना भी बड़ा ज़रूरी है। अतुल नंदा जी, एक सवाल ये मेरे मन में इस वक्त आ रहा है कि लगभग 2.5 साल 30 महीने के आसपास वक्त हो गया है जब ये संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो कीमत चुका रहा है वहाँ के आम लोग हैं, दोनों देशों के आम लोग, जहाँ पे निर्दोष लोग मारे गए, जिसका बच्चों का एक मेमोरियल अभी हमने देखा, प्रधानमंत्री पहुंचे, वो तस्वीरें भी देखे। नेताओं से इतर, सरकारों से इतर, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे इतर, जो आम लोग हैं या इस वक्त जो यूक्रेन के लोग हैं, जो रशिया के लोग हैं, जो थक चुके हैं कि साहब ये संघर्ष खत्म होना चाहिए, उनके मन में किस प्रकार की एक उम्मीद की किरण होगी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर? क्या उसको हमको इस वक्त समझने की जरूरत है? क्योंकि जब दुनिया एक उम्मीद की किरण के तौर पे देख रही है, तो एक इस यात्रा को लेकर पूरी दुनिया की नजर है, तो वहां के जो आम लोग हैं उनके नजर में भी क्या कुछ एक किरण होगी इस बात को लेकर? बिल्कुल होगी आरिंदर जी, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि अखबारों में या वेबसाइट्स पे इसका बहुत जिक्र हो गया है इस मुलाकात का। तो उसका यही मतलब है कि लोगों तक ये बात, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं मीडिया का से हूँ कि अब तक मेरी खबर नहीं बिकेगी तो मैं उसमें छापूंगा नहीं। तो एक तरह से एक ज़रूरत है, लोगों की डिमांड है कि किसी तरह से ये युद्ध ख़त्म हो, और ये जिस तरह से कवरेज मिली है उसका ये प्रमाण है। और एलिट्स जो हैं, यूएस में हो या कहीं और हो या रूस में हो, सब इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो एक तरह से एक उम्मीद तो बिल्कुल जगाती है, जितना हाई प्रोफाइल ये विज़िट रहा है, और इसमें एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जैसे संजय जी कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की है और प्रेसिडेंट पुतिन की है, और उनके साथ जो और फोर्सेस जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ तक हम आगे आए हैं, अब इसका हम फॉलोअप क्या करेंगे? क्या हमारी तरफ से एक नया इनिशिएटिव आना चाहिए? एक तरह से यूजुअली क्या होता है कि हम देखेंगे इस विज़िट में क्या कोई 4 पॉइंट 5 पॉइंट प्लान निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके बाद क्योंकि उम्मीद हमने जगाई है, तो हमारी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस उम्मीद को बुझने ना दें। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, सबसे एंगेज करके, चाहे वो G7 हो, चाहे EU हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जगाने के लिए प्रोएक्टिव रोल प्ले करना ही होगा। हम पीछे नहीं हट सकते कि वन ऑफ इवेंट कर दिया, छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को इसके साथ साथ सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं करें, लोगों को साथ कैरी कर सके, तो भारत की छवि में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो ये उम्मीद लोगों की बरकरार रखना, उसमें हमारा एक योगदान ज़रूरी है। बिल्कुल, एक योगदान जरूरी है मिस्टर भट्टाचार्य, क्योंकि अब इस बात को थोड़ा सा आगे विस्तार देते हुए समझना चाहूंगा कि ये आखिर होता कैसे। कि एक तो ये हुआ कि एक समस्या है, उसके समाधान के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत बातचीत चलती रहती है और हम लगातार निगोशिएशंस के लिए मददगार के तरीके से कोशिश करते रहते हैं। एक होता कि आप सीधे तौर पे एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। क्या वो एक अलग अलग पॉइंट्स होते हैं या फोरम्स होते हैं जिस पे बैठ के या जिन पे काम करके इस प्रकार की समस्याओं से समाधान की ओर आगे बढ़ा जाता है? क्योंकि आपका अनुभव है, आपने तमाम ऐसे प्रकार की समस्याओं का समाधान के निकलने की चीज़ों को करीब से अनुभव किया है। आपको लगता है कि वो क्या प्रोसेस और तरीके हो सकते हैं कि उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है
और इनका जो संघर्ष है इसके पीछे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है और दोनों को पता है इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में और दूसरे साइड का क्या पोजीशन है वो भी उनको पता है, लेकिन अपने पोजीशन पे और अपना नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में लोग इतने फंस जाते हैं कि वो नीति को कभी कभी भूल जाते हैं। तो इस ऐसे समय में ये जरूरी है कि पर्टिकुलरली जो कंसर्न्ड पार्टीज हैं, जो दो द्विपक्ष के जो लोग हैं, उनको पहले मिलने की बहुत जरूरी है। ये ऑल्सो जरूरी है कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी और पार्टी हो, उनको कोई सुझाव या प्रस्ताव उनके दोनों के सहमति के बगैर सामने नहीं लाना चाहिए। अगर वो आता है तो वो लगभग हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि वो डैमेजिंग होता है उस प्रोसेस के लिए। पहला जो सुझाव है वो अपने दोनों के बीच होना चाहिए। ये क्वाइट डिप्लोमेसी का रोल है। ये पब्लिक डिप्लोमेसी से नहीं हो सकता है। ये बहुत क्वाइटली बिहाइंड द सीन, बहुत पेशेंट कमिटेड लोगों का करना चाहिए जो कि ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक हो। डिप्लोमेसी में ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। जब सब कुछ अंधेरा लगता है उस समय भी ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि हम लोग अंत तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में हमारा सिर्फ उनको साथ लाने की जरूरत है। हमें सिर्फ कुछ नीति, कुछ प्रिंसिपल्स को दोहराने की जरूरत है। हल उनको निकालना होगा और हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग को दोनों साइड का हाथ पकड़ के उनको आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उनका रोल सेंट्रल होना चाहिए मेरे ख्याल में। जी एम्बेसडर भट्टाचार्य, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं दुनिया के तमाम अलग अलग मुल्कों के द्वारा या फिर वैश्विक संस्थाओं के द्वारा, क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी या इस प्रकार की कोशिशें चल रही हैं? क्या वो कुछ रंग लाती नजर आ रही है? एक चीज़, और दूसरा ये कि बहुत से ऐसे देश हैं जिनके हित में इस प्रकार का संघर्ष बना हुआ है, वो भी तो फोर्स कोशिशें कर रही होंगी कि साहब ये संघर्ष खिंचता रहे तो उनके भी कई लाभ सिद्ध होते रहे। तो यही है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट एंड वैल्यू। इंटरेस्ट और वैल्यू में एक बैलेंस निकालना बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं बैक चैनल, वो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। बैक चैनल के बगैर तो ये सब प्रोसेस आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा तनाव के मामले में एक दूसरे के साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैक चैनल उनको कुछ लोगों को साथ ले आता है, जिनका भी कॉन्फिडेंस हो लीडरशिप का, उनको साथ लाता है ताकि ये बात आगे बढ़ सके। लेकिन ये सारे मामले में ये
कि आखिर भारत की ओर से जब 140 करोड़ देशवासियों की नुमाइंदगी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं, वहां की राजधानी में, तो क्या कुछ एक संदेश वहां से निकल के आएगा? क्योंकि लगभग 2.5 साल का वक्त हो गया है, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार चले जा रहा है। दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिर ये संघर्ष कब रुकेगा, थमेगा और शांति स्थिरता के साथ में न सिर्फ ये दो देश बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को जो एक अस्थिरता आई है उसमें स्थिरता आती नजर आएगी। तो ये बहुत जरूरी है और इस लिहाज से ये यात्रा पे भी दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से क्या कुछ एक बड़ा संदेश या संकेत या एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ता। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही अतुल अनेजा जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। अमृत, एक सवाल सबके मन में कौंधा हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जब कभी भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो हमेशा वो हवाई जहाज से करते हैं, लेकिन ट्रेन से इस यात्रा को करना ये क्यों है और इसके मायने क्या है? थोड़ा इस पे आप अगर कुछ प्रकाश डाल सके तो। अमृत। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से वो पोलैंड के बॉर्डर से ट्रेन लेके यूक्रेन में गए हैं। हमने जब देखा है कि बाकी के जो वेस्टर्न मुल्कों के नेता जिन्होंने विजिट किया था, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट बाइडेन ने या कियर स्टारमर ने या इवन जर्मन चांसलर ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, सभी लोग ट्रेन ही लेके गए थे। उसका रीजन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एयर स्पेस थोड़ा रिस्की है क्योंकि बॉम्बार्डिंग कल तक भी वहाँ एरियल बॉम्बार्डिंग की खबरें थी, सायरन्स बज रहे थे। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से प्रधानमंत्री ने ये ट्रेन ली होगी। जी अमृत, एक चीज और भी, क्योंकि रेल फोर्स 1 को लेकर भी कई प्रकार के चर्चाएं लगातार अखबारों में और उस पर छप रही, इसके बारे में जिक्र भी हो रहा है क्योंकि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ट्रेन है। उसको लेकर क्योंकि किसी देश के प्रमुख का एक ट्रेन के माध्यम से जाना ये अपने आप में थोड़ा कौतूहल पैदा करता है सबके मन में। जी, जैसे मैंने कहा कि एक कंसिडरेशन वो थी, दूसरी कंसिडरेशन ऑब्वियसली जब आप एक ट्रेन लेके जाते हैं तो आप एक उसका एक सिंबॉलिक संकेत भी है कि आप यूरोप में बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो रेल के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो सिंबलिज्म है, उसको देखना। पर मेरा ख्याल है कि ज्यादा इसके पीछे जो कंसिडरेशन थी वो सिक्योरिटी कंसिडरेशन होगी। बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यात्रा इस लिहाज से भी है क्योंकि ये संभवतः पहली बार है कि जब संघर्ष के बीच में लगभग 10 घंटे का सफर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 घंटे की इस यात्रा के लिए कीव पहुंचे हुए हैं, यूक्रेन पहुंचे हुए। दो खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मिस्टर भट्टाचार्य जी, अतुल अनेजा जी। अतुल जी, क्योंकि ट्रेन को लेकर भी लगातार चर्चा रही है और आप एक डिफेंस कोरेस्पॉन्डेंट के तौर पे एक लंबा आपका एक अनुभव रहा है, इस पूरी खबर को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? मुझे तो ये जो विजुअल्स आए हैं अरिंदर जी, मुझे बहुत ही इसमें एक ओल्ड चार्म एक नज़र आया है। एक कि वो जब मैं चाइना में पोस्टेड था अपने पुरानी असाइनमेंट में, तो ये नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे ना, किम इल संग, और वो तब की बात है, उसके बाद जो भी कोरिया के लीडरशिप आई है वो हमेशा चाइना आती थी तो ट्रेन से आती थी। एक हरी ट्रेन वहाँ पर हमारे घर से दिखती थी उनकी, जो वहाँ पर रहती थी। तो एक तरह से एक बाइगॉन ईरा का एक तरह से वो है, एक नॉस्टैल्जिया एक तरह से कहिए वो था। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने कितनी मेहनत की है, मुशक्क़त की है यहाँ पर आने के लिए। आई थिंक वो एक तरह से मैसेजिंग भी जाता है कि आप आउट ऑफ द वे जाके आप एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डिटर्मिन्ड है, वो एक दुनिया को भी एक मैसेज जाता है। तो ये एक माध्यम है। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो उसके कई मैसेजेस जाते हैं। बिल्कुल। अब भट्टाचार्य जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 घंटे का एक तरफ से सफ़र करना यही दिखाता है कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप जा रहे हैं और आप एक तरीके से वो एफर्ट्स आप पे करने के लिए तैयार हैं। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, उस पूरे प्रयास को कैसे देखते हैं आप? मैं भी बहुत साल पहले चीन में काम करता था, तो मुझे भी वो किम परिवार के जो ट्रेन ट्रैवल्स के बारे में मुझे भी उसका याद आ रहा था। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक डिप्लोमेटिक मिशन पे जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है।
आप वहां जाके क्या करते हैं वो सबसे जरूरी है। और अगर आपका मकसद इतना दृढ़ है तो आप ट्रेन से भी चले जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने ये लंबा ट्रेन सफर करके ये स्थापित कर दिया कि भारत इस समय इस मसले को हल करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि ये ना सिर्फ उन दोनों देशों के बीच एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारे दुनिया को एक संकट में डाला हुआ है। ये एक प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग कुछ नए नीति का एडवांसमेंट कर पा रहे हैं। और इसलिए चाहे वो सिक्योरिटी के वजह से ही क्यों ना हो, और चाहे वो 7 या 10 घंटे का सफर क्यों ना हो, हम लोग क्योंकि हम लोग एक नीति का देश है, हमारा एक वैल्यूज प्रिंसिपल और एक सिविलाइजेशन का देश है, हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो भी हमारे देश का सिविलाइजेशन का एक प्रतीक है, वो उन्होंने इसको आगे ले गए। बिल्कुल। अमृतपाल सिंह हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमृतपाल, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री का महात्मा गांधी के स्टैचू पे श्रद्धांजलि अर्पित करना, उसके बाद हमने मेमोरियल जाने की तस्वीरें भी देखी। अभी क्या कुछ इस वक्त वहाँ चल रहा है, इसको लेकर कुछ आप अगर अपडेट साझा कर सकते हैं तो क्या क्या बातचीत, मुलाकात और एजेंडे में क्या कुछ खास इसको लेकर? अमृत। मीटिंग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चल रही है, क्योंकि ये क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, तो इसके विजुअल्स उसके बाद ही आपको तस्वीरें आ पाएंगी। और उसके बाद एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं दोनों लीडर्स के बीच में। पूरा जो कमिट है रिलेशनशिप का, एक तो जिस जो जंग की स्थिति बनी हुई है उसके जो अलग अलग पहलू हैं वो डिस्कस किए जाएंगे कि क्यों जरूरी है और किस तरीके से इसको अगर रोका जा सकता है, वो जरूर ये एक अहम मुद्दा रहेगा। फिर दूसरा ऑफ कोर्स बायलैटरल रिलेशनशिप, जो बायलैटरल एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का। आप अगर याद करें कि आपका जो ट्रेड प्री वॉर का था वो करीब $3.4 बिलियन के आसपास का ट्रेड था, जो जब युद्ध शुरू हुआ, पहले कोविड आया, उसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई, फिर उसके बाद युद्ध छिड़ गया फरवरी 2022 में, तो उससे आपके सप्लाई चेन डिसरप्शन शुरू हुई। तो आपका बायलैटरल ट्रेड पिछले अगर 2 सालों की फिगर्स भी देख लें तो $3.71 बिलियन है। तो वो उसको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में आप और सहयोग बढ़ा सकते हैं, सहयोग की संभावना कैसे इंक्रीज की जा सकती है, वो सब ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप, ये सब एजेंडा पर होगा। कुछ करार, कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे दोनों साइड्स के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद। वो हमको तब पता लगेंगे, पर ये ब्रॉड एरियाज हैं जिस पर दोनों लीडर्स और उनकी डेलीगेशंस बातचीत करेंगे। जी अमृत, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग लगातार संघर्ष और युद्ध और शांति की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस को लेकर भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मौका है। पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर कोई सी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है और आपने जिक्र किया कोविड और उसके बाद में युद्ध को लेकर। उससे पहले $3.4 बिलियन के आसपास में ये लगभग द्विपक्षीय व्यापार हमारा था। इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पे दोनों देश अपनी कैपेसिटीज को और बेहतरी से यूज करके विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, एग्रीकल्चर डिस्कस होगा, फूड सिक्योरिटी डिस्कस होगी, ऑयल दुनिया को जब ये युद्ध छिड़ा तब पता लगा कि यूक्रेन और ये एरिया ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो पहले से ही थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, ये पूरे ब्लैक सी का रीजन वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी के लिए। हमने देखे इसके युद्ध के परिणाम क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी, कैसे कई मुल्क स्टार्वेशन की स्थिति पर आ गए, क्योंकि उनका ये फूड बास्केट थी दुनिया के लिए और खास करके उस खित्ते के लिए। तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, दोनों देश कैसे कोऑपरेट कर पाएं कि आप बायलैटरली इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स की अपने दोस्तों की मदद से ऑल्टरनेटिव रूट से कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं। फिर डिफेंस पार्टनरशिप में यूक्रेन काफी एडवांस्ड कंट्री है जब डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात आती है। भारत काफी स्ट्राइड्स
उसमें ले रहा है, तो इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, किन किन एरियाज में, क्या स्मॉल वेपन्स में, क्या आर्टिलरी में कोई कोऑपरेशन हो सकती है, इस पर बातचीत होगी। आप के लिए यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था सनफ्लावर ऑयल का, तो आप जो आपका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था, ट्रेड रिलेशनशिप था, ट्रेड फिगर्स थी, उनको दोबारा कैसे किया जा सकता है और एरियाज कैसे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। आप बहुत तादाद में करीब 18,000 स्टूडेंट्स भेजते थे जो कि युद्ध के परिणाम से वो उसमें कमी आई है, तो उसको कैसे आप रिस्टोर कर पाएंगे, तो ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। जी, डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी एक बड़ा सहयोग रहा है भारत और यूक्रेन के बीच में। उस मोर्चे पर क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, उस दिशा में कुछ बात आगे बढ़ सकती है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, डिफेंस, देखिए भारत डिफेंस को प्रोडक्शन की नीति अपना रहा है, सिर्फ डिफेंस को जॉइंट प्रोडक्शन की नीति अपना रहा है, और बहुत इच्छुक है कि जो इस सरकार की जो दिशा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो एसेंशियली वो एरियाज एक्सप्लोर किए जाएंगे जहां आप उनकी टेक्निकल प्रॉयस को यूज करें, और अगर वहां पर ऐसी स्थिति है, आप इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, तो आपके पास एक टैलेंटेड रिसोर्स पूल है, आपका प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहता है, आपने नीतियों में चेंज किया है, तो उस दिशा में कैसे जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर बातचीत होगी। जी अमृत, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब उनके नेशनल मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पे एक सेगमेंट इस युद्ध में जान गंवाने वाले बच्चों को लेकर तैयार किया गया है। पहले कुछ तस्वीरें आई थी, अब कुछ और ज़्यादा तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं और एक मेमोरी के तौर पर आप देश के लिए सामने रखें ताकि आप याद रखें कि क्या कुर्बानी दी थी, इन सब बातों को कैसे आप समराइज करना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का जाना और इस संघर्ष की तस्वीरों के बीच में भरोसे का हाथ आगे बढ़ाना कि साहब हम इस संघर्ष को रोकने वालों में से अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए नजर आ रहे हैं? अमृत जी, जैसे अतुल पहले कह रहे थे कि इसकी सिंबलिज्म बड़ी पावरफुल है। जब आप जाते हैं ऐसे मेमोरियल पर जहां ये मार्टोलॉजी एक्सपोजिशन है, जो उनके जो बड़ा म्यूजियम है वर्ल्ड वॉर के में जो हॉरर्स हुए उसका एक पार्ट है, जब आप वहां जाते हैं तो ये तस्वीरें जब आप दुनिया देखती है और जिस तरह का भाव था, जिस तरह का एक इमोशनल मोमेंट था, तो एक संकेत था कि ठीक है, ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दुनिया के चलने के लिए, पर सबसे ज्यादा कॉस्ट आप ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट दे रहे हैं। बच्चे, मासूम बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं जंग से, उनको ये भी नहीं पता होता जंग क्या है, क्यों हो रही है, वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। किसी और के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए इसको रोकते हैं। वो एक बड़ी पावरफुल इमेजरी थी जो आप मल्टीपल लेवल्स पर आप अपील करते हैं दुनिया से। एक आप उनको रैशनल को अपील करते हैं कि आप जंग के मैदान पे इसका हल नहीं ढूंढ सकते इस मसले का, आप डिप्लोमेसी यूज करें, आप डायलॉग यूज करें, ये तो आप रीजन को अपील कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस इमेजरी के थ्रू इमोशन को भी अपील करते हैं दुनिया के कि इस युद्ध का रुकना कितना इम्पेरेटिव है। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वहां जाना और उन बच्चों को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि वो अपने आप में जो मार्टोलॉजी एक्सपोजिशन है उसमें एक कॉम्पोजिशन है स्लीप माय चाइल्ड, अगर आप सुन लें उसको तो आप रो दें। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो भाव था दोनों ही लीडर्स के चेहरे पे था, और ये मैसेजिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी सभी जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं और जो नहीं भी इन्वॉल्व हैं, जो मार्जिन्स पे बैठी सिर्फ देख रही हैं, उनको भी कि ये जंग रोकना क्यों अहम है। जी अमृतपाल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि भले ही भाषा एक वादा के तरीके से हो, क्योंकि हमारी भाषा अलग है, यूक्रेन की भाषा अलग है, लेकिन भाव जो एक्सप्रेशन है वो साफ तौर से दोनों ही नेताओं के चेहरों पे पढ़ा जा सकता है। उन्हें द्विभाषीय की जरूरत पड़ रही है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन जो दर्द है, जो मर्म है, वो सीधे तौर पे चेहरों पे पढ़ा जा सकता है। अमृत बिल्कुल,
और तभी वर्ल्ड लीडर्स ये एक तरह के मेमोरियल्स पे जाते हैं या हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बनाए जाते हैं। ये बड़ी भयानक चीजें हैं हमारी तारीख की, जो जिस पर पूरी मानवता शर्मसार है कि हम इतने अहमद थे कि हमने इस तरह की गलतियां की। पर वही गलतियां आप अगर उनसे सीखते नहीं हैं तो आप वर्तमान में फिर दोहराते रहते हैं। तो हॉरर्स के मॉन्यूमेंट्स तभी बनाए जाते हैं कि याद रहे हमको कि हमने अपने ऊपर ये सितम ढाए हैं और हम उनसे सीखें और अपनी आने वाली नस्लों पर कम से कम वो सितम ना ढाएं जो हमने अपनी बेवकूफ़ियों में अपनी जो भी हमारी कंसिडरेशन थी उस वक्त की तारीख में हमने ढाए। तो ये मेरे ख्याल है कि जैसे मैंने कहा कि दोनों लीडर्स का वहाँ जाना और जैसे आपने कहा कि वो भाव क्लियरली बियॉन्ड लैंग्वेज बैरियर्स कन्वे हो रहा था और यही मकसद था यहाँ पर जाके श्रद्धांजलि देने का। जी अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए, अतुल अनेजा जी अतुल अनेजा जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अतुल जी, आपको लगता है कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरें ये सीधे तौर पे स्पष्ट कर देती हैं कि कैसे एक भावनात्मक तौर पे संवेदनाएं स्वतः उमड़ पड़ती हैं जब आप ऐसे दृश्यों को देखते हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे से उस भाव को साफ पढ़ा जा सकता है। अतुल जी। हाँ जी अरिंदर जी, ये बहुत ही पावरफुल इमेजेस हैं और ये दर्शाती हैं कि अब ये युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए। मतलब इतनी मार्मिक तरीके से बच्चों का जिस तरह से एक तरह से उनकी जो लाइफ है बिल्कुल ख़त्म की गई है युद्ध की वजह से, तो एक अर्जेंसी उसमें आती है कि शांति की तरफ हमें ज़रूरी है इस टाइम पे इसका की ओर बढ़ना। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो इसके बाद जो डिप्लोमेसी होगी या बातचीत होगी उसमें एक इमोशनल कंटेंट अब ज़्यादा आएगा और उसका असर पड़ेगा और एक स्पीड आने की ज़रूरत है कि इसको जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त हो। सिर्फ इस युद्ध की बात नहीं होगी अरिंदर जी, ये जिस तरह के इमेजेस होते हैं इसका मतलब ये हुआ है कि वर्ल्ड पीस की तरफ एक तरफ के जाने की ज़रूरत है। अमृतपाल जी कह रहे थे, बाकी मैं खुद गया हूँ, याद वाशम मेमोरियल है होलोकॉस्ट का इज़राइल के अंदर जो टेल अवीव में जी, तो वहाँ भी आप जब जाते हो तो आपको वही आता है कि दोबारा से होलोकॉस्ट नहीं होना चाहिए। या नागासाकी में जाते हैं जो एक मेमोरियल है, जो ये जो परमाणु बम गिरा था उस शहर के ऊपर, कितनी तहस-नहस हुई थी उस पर, उसके बारे में आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। उसी तरह से ज़रूरी है मानवता को ये दिखाना कि युद्ध के जो हॉरर्स हैं वो कितने भयंकर हैं और इसका एक अपना एक रोल रहता है। मुझे लगता है ये जो मेमोरियल है ये इसका यूक्रेन के युद्ध और यूक्रेन और रूस के युद्ध के संदर्भ में सिर्फ ये नहीं है, लेकिन एक तरह से ये जुड़ता है बाकी और इस तरह के जो मेमोरियल्स हैं कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर जो प्रधानमंत्री कहते हैं। जी बिल्कुल, इट्स नॉट द एरा ऑफ वार। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमृत, हम द्विपक्षीय बायलैटरल संबंधों का जिक्र कर रहे थे, आपने तमाम सेक्टर्स का भी जिक्र किया। हमने देखा कि इंडियन यूक्रेनियन इंटरगवर्नमेंटल कमीशन IGC का एक मंच है जो दोनों देशों को एक मौका देता है कि किन किन सेक्टर से हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इसकी पिछली बैठक कई वर्षों पहले हुई थी, लेकिन क्या इस प्रकार के जो फोरम्स हैं उसको फिर से रीएंगेज करके हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं? जो सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो IGC जैसा मंच या फोरम क्या एक मददगार बायलैटरल संबंधों को लेकर हो सकता है? फ्रेमवर्क है जिसके तहत आप अपने वेरियस सेक्टर्स में आपकी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंक्रीज करें और एरियाज तलाशें जिस पर आप म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली किसी भी दो देशों के या कोई भी समूह के रिलेशनशिप इस पर म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं कि आपको क्या फायदा हो रहा है, उनको क्या फायदा हो रहा है। तो ये एक फॉर्मल फ्रेमवर्क है जिसके तहत आप वो एरियाज एक्सप्लोर करते हैं और उसकी तरफ कदम उठाते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं और टारगेट सेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं, उनको अमली जामा पहनाते हैं। युद्ध के कोविड हुआ, जैसे मैंने कहा, फिर युद्ध हुआ, तो उसकी वजह से इसमें डिसरप्शंस आई, पर रिन्यूड फोकस इन आज की इस बैठक का यही होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स युद्ध, कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए। आप एटलीस्ट जिस लेवल का आपका ट्रेड था आप उसकी तरफ कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में उसको सरपास कैसे कर सकते हैं इन एरियाज में और एरियाज कोऑपरेशन। क्योंकि लास्ट बैठक से अब तक रियलिटीज
बहुत ज्यादा बदली भी हैं। तो आप वो भारत नहीं है जो आप आज से 10 साल पहले थे या 20 साल पहले थे। तो आप नए आयाम ढूंढते हैं। तो ये इस फ्रेमवर्क की ये महत्वता है। जी अमृत, क्योंकि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर कई संदेश और संकेत भी उनको पढ़ा जा रहा है अलग अलग तरीके से, नज़रिए से। आप किस तरह से देखते हैं कि कई लोग इसको एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह से कहते हैं, कई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तरीके से भारत की एक अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए और जो मूल्य हैं हमारे उसको ध्यान रखते हुए अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। शायद इसको रीएस्टेब्लिश करने के लिहाज से भी इस पूरे दौरे को देखा जाना चाहिए। आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, एक तो वो नजरिया है ही जो शांति वाला एंगल है कि उसकी कितनी जरूरत है। मानवता के लिहाज से जिस तरह की इनोसेंट लाइव्स, मासूम जाने जा रही हैं, उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट दी जा रही है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, वर्ल्ड ट्रेड के लिहाज से, आगे प्रगति के लिहाज से कैसे ये एक बाधा बनती जा रही है। और सिर्फ जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके लिए ही नहीं, उन देशों के लिए भी जो बहुत दूर है, जिनका कोई लेना देना नहीं है इससे, पर जहां दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है, वो क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो वल्नरेबल हैं। और उसकी वल्नरेबिलिटीज के परिणाम हमने देखे। तो जब युद्ध शुरू हुआ और जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उससे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इवन विकसित देशों पे, खुद इन्वॉल्व पार्टीज के लिए, यूरोप के लिए जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ। और फिर हर संकट में से कोई ना कोई आप सीख लेते हैं। और जब अब आप ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स की जब बात करते हैं, तब ये जरूरत तब पैदा होती है कि जब आपकी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन डिसरप्ट होती हैं और आप जागते हैं नींद से कि ओहो, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है ये विजिट, बायलैटरल रिलेशनशिप के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये विजिट। और बाकी आपने जैसे नॉन अलाइनमेंट की बात की, मेरे ख्याल से उसका जवाब प्रधानमंत्री ने कल पोलैंड में दे दिया, जब उन्होंने ये कहा कि पहले पॉलिसी थी कि आप इक्विडिस्टेंट रहें, ये हम नॉन अलाइनमेंट देखते थे। अब हम नॉन अलाइनमेंट ये देखते हैं कि हम एक जस्ट लास्टिंग पीसफुल सोल्यूशन की बात करते हैं, पर हम सबसे एंगेज करते हैं, एंगेजिंग विद ऑल, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। G20 जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, उसके सेंटर स्टेज पे आपने लाके वो एजेंडा रख दिया कि आपको एजेंडा वो उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए, उस आवाम के लिए, उस आबादी के लिए रखना पड़ेगा जिसकी आवाज आज तक सुनी नहीं गई, या सुनी भी गई तो दरकिनार कर दी गई। तो एक चेंजिंग वर्ल्ड है। और मेरा ख्याल है कि ये प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे तो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स, एस्पिरेशन जरूर रखेंगे और देखें कहें ये मैसेजिंग करेंगे। ये उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी कही थी ये बात कि देखिए ये सबके हित में है। और आप अब इस तरह की, जिस तरह की आप पंचिंग अबव योर वेट करते थे, वो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के भी पर भी ये इसका असर हो रहा है जिनका इससे दूर दराज का कोई लेना देना नहीं है। तो ये इन सब लिहाज से ये विजिट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए, दो खास मेहमान लगातार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ अतुल अनेजा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर भट्टाचार्य, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री ने पोलैंड से कहा, और इस बात का बड़ा मायने है कि एक दौर था जब भारत देशों से दूरी बना के अपनी विदेश नीति को दुनिया के सामने रखता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये दौर बदल गया, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अमृतपाल भी अभी कर रहे थे कि अब हम करीबी के साथ भी अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो भारत बीते लगभग एक दशक में, बीते 10 वर्षों में करके दिखा रहा है कि कैसे एक बैलेंस अप्रोच के साथ में राष्ट्रीय हितों को सहेजते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें विश्व का भला भी है, भारत का भला भी है। आप इस पूरी अप्रोच को और उस शब्दों को आप किस तरह से देखते हैं मिस्टर भट्टाचार्य? पुराने जमाने में हमारा ये नॉन अलाइंड का एक अप्रोच था। उस समय हम लोग छोटे डेवलपिंग कंट्रीज के तरह थे, और जो ग्लोबल सिचुएशन काफी डिफरेंट था आज के जमाने से। लेकिन जैसे इंडिया का ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक
ग्रोथ जैसा हुआ। जो मैं पहले कह रहा था कि कैपेबिलिटी और विलिंगनेस में एक फर्क आया, और वो कैपेबिलिटी और विलिंगनेस हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ले गया। इसके अंतर्गत इस दोनों जो अप्रोचेस है, इसके बीच बहुत डेवलपमेंट्स इंडिया में आए हैं। पहला है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है बहुत सुदृढ़ हो चुका है। दूसरा है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों को एम्पावरमेंट की ओर ले जा रहा है। तीसरा है कि हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी जो है, उसमें हमारा काफी प्रगति हो चुका है। तो यानी कि हम लोग किसी देश से डरने की जरूरत नहीं है, और हमारा जो कैपेबिलिटीज है वो हम बाकी देशों के हित के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ वैल्यूज थे, आज हमारे पास वैल्यूज भी हैं और हमारे पास मटेरियल वेल्थ भी है, जो कि हम लोग बाकी देशों के हित के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हम लोग बात करते हैं, ये भी बहुत सेंट्रल है, क्योंकि जो नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की हम लोग कोशिश में हैं, इसमें ये नया अंडरस्टैंडिंग का जरूरी है। बिल्कुल। और कैसे वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत की सोच में आज नहीं बल्कि सदियों से रहा है, और भारत ने उसको जो करके दिखाया उसका उदाहरण हमें पोलैंड में भी देखने को मिला। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उन मेमोरियल्स पे, जहां पे कोल्हापुर और जामनगर मेमोरियल पहुंचे थे, जो बताता है कि कैसे विश्व युद्ध के समय में जो तमाम पॉलिश लोग थे उनको शरण भारत में मिली थी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सहयोगी अमृतपाल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में मौजूद हैं। वही यूक्रेन जहां पर लगभग बीते 2.5 साल से रूस के साथ संघर्ष चल रहा है, और दुनिया उम्मीद कर रही है कि कब वो दिन आएगा जब ये संघर्ष थमेगा। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ की इस यात्रा पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या कोई एक उम्मीद की किरण आगे बढ़ती नजर आएगी और शांति के प्रयास कुछ रंग लाते नजर आएंगे। हमें भी इंतजार है उन तस्वीरों का, उन बातचीत का जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच होगी। लेकिन अब तक की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा, उनकी तस्वीरों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहे। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, संजय भट्टाचार्य जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा अतुल अनेजा जी हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में, हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ बने हुए। अमृत, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 7 घंटे की इस विजिट के बारे में जिक्र किया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री का दौरा भले ही बहुत कम देर के लिए हो, लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अपने आप में, जो रिलेवेंस है वो बहुत ज्यादा है। अमृत जी बिल्कुल, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि गांधी जी के की प्रतिमा पे फूल अर्पण करना। ठीक है, एक भारतीय प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है ये करता है, उसका आप उसको वैसे भी देख सकते हैं, पर उसके बियॉन्ड भी उसकी एक सिंबॉलिक एक मैसेजिंग है। फिर इस मार्टोलॉजी एक्सपोजिशन पर जाना, इस म्यूजियम पर जाना और एक इमोशनल इमेजरी भेजना और लोगों की इमोशन को अपील करना। फिर एक एज अ वॉइस ऑफ रीजन अपील करना कि क्यों आपके लिए भी जरूरी है कि ये जंग थमे और दुनिया के लिए भी जरूरी है। तीसरा उसका एस्पेक्ट बायलैटरल रिलेशनशिप को कैसे वापस जिस स्तर पे था उस पर लाया जाए, वो भी एक अहम हिस्सा है इस बातचीत का। तो सिंबॉलिक और सब्सटैंटिव दोनों ही पहलू हैं इस यात्रा के। जी आर्य जी। अतुल अनेजा जी, आपको लगता है कि भले ही 7 घंटे या कुछ उससे ज़्यादा वक्त, क्योंकि वो जब विजिट खत्म होगी तब हमको पता लगेगा, लेकिन कम समय में बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस साफ तौर से है और शायद इसीलिए दुनिया भी टकटकी लगाए देख रही है। बिल्कुल आर्य जी, इसमें 7 घंटे के अंदर क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ टाइम ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर। और एक तरह से एक
पिवटल कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप रिजॉल्व करने के लिए कि उस ओर जा रहे हैं तो नेचुरली उसका सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है। और उसका इंतज़ार करने का बाद का एक और कारण है। देखिए, हम बात कर रहे थे नॉन लाइन मूवमेंट की, जिससे मल्टी एंगेजमेंट शुरू हुआ। 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ी। तो एक तरह से जो बात हम पहले करते थे वो सिर्फ आइडियलिज्म के आधार पर करते थे, अब ताकत भी उसके साथ जुड़ गई है। तो एक तरह से अब जब आप बात करते हो, उस बात भले ही उदारता की बात करते हो, सबको जोड़ने की बात करते हो, लेकिन उस बात के पीछे वज़न बहुत ज़्यादा है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो नॉन लाइन मूवमेंट की तरफ हम जब थे और आज की जो हम कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही हमको और आगे बढ़ाना है, इसी नीति को का कैपेबिलिटी और उदारता दोनों एक साथ जोड़नी है। और ये जो अभी वार्ता हो रही है ये उसका प्रतीक है। दुनिया इसलिए भी देख रही है क्योंकि भारत एक उभरती हुई इकॉनमी है, चाइना के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, एक पूंजी निवेश हो सकता है यहाँ पर, तो दुनिया भी चाह रही है कि भारत का राइज हो। कोई 20% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी अब हम उसको एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं। तो एक तरह से अब पूरी तरह से इमेजरी छवि एक नई छवि भारत की बन चुकी है। और ये जो आज यूक्रेन में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये इसी को अब और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ग्लोबल स्टेज पे यही हमारा एक टेम्पलेट रहना चाहिए। एक नए भारत का टेम्पलेट जो है हमारे सामने एक तरह से सेट हो रहा है यहाँ पर यूक्रेन की धरती पे। बिल्कुल, एक नया टेम्पलेट और नई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में भारत विश्व पटल पे अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर आज की तारीख में हम किस तरीके से आज एक बदली हुई सोच के साथ में नई व्यवस्था में खड़े होते हुए अपने आप को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दुनिया के बड़े अन्य देशों के लिहाज से बात करें तो भले ही उनकी मौजूदगी कुछ संकेत या संदेश देती हो, लेकिन वो खेमों में बटे नजर आते हैं। भारत जब खेमों में बटा हुआ नजर नहीं आता है तो शायद उसकी जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो स्वीकार्यता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या ये एक फैक्टर भी मदद करता है भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को, जब वो अपनी बात रखते हैं विश्व पटल पे या किसी देश के दूसरे नेता के सामने, तो ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मेरे ख्याल में हम लोग कभी भी किसी कैंप के मेंबर होना बड़ा मुश्किल है। अलायंस में हम लोग वैसा विश्वास नहीं रखते हैं और यही हमारा एक क्षमता भी है, क्योंकि हमारे जो नीति पे जो विश्वास है, जो वैल्यूज प्रिंसिपल्स पे जो हम लोग अपना डिप्लोमेसी करते हैं, देशों के साथ जो हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़ जाते हैं, इसी में हमारा क्षमता है। और मेरे ख्याल अगर हम लोग पुराने जीरो सम गेम वाले ऑप्शन से विन विन सॉल्यूशंस की ओर जाएं, तो यही रास्ता हमें लेना होगा। और आई थिंक मेरे ख्याल में दुनिया के लोगों भी ये समझते हैं। तो आज ऐसा स्थिति एक आ रहा है जिसमें इंडिया नीड्स द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड नीड्स इंडिया, और इसकी जब स्वीकृति और सॉलिड हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन भी बहुत देश अपने नीति में भी वो करेंगे। तो मेरे ख्याल हम लोग सही रास्ते पे हैं। पुराना जो रास्ता था, वो चाहे वो नॉन अलाइनमेंट का था, वो उस समय के लिए उपयुक्त था, उस समय के लिए वही उचित था। आज हम लोग जो नया हमारा स्ट्रैटेजी है वो आज के समय के लिए उपयुक्त है, लेकिन मूल में वो एक भारत का प्रतीक है जो कि सदियों से आ रहा है और सबको कह रहा है कि हम आपके साथ भी हैं। बिल्कुल। अमृतपाल, एक सवाल आपसे इस बात को लेकर कि जो अरेंजमेंट एक तरीके से चल रहा है उसमें भारत लगातार जिस प्रकार से अपने आप को पोजिशनिंग कर रहा है, बदलते ग्लोबल ऑर्डर में आज एक वक्त की जरूरत है और भारत उस लिहाज से एक प्रोएक्टिव रोल किस तरीके से कर रहा है जिसका फायदा दुनिया के पूरे परिदृश्य में भारत और भारतीयों को भी मिलता दिखाई पड़ रहा है? अमृत, हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ नहीं है। ये सवाल मैं अतुल अनेजा जी आप तक लेकर आता हूं कि इसका फायदा जो रीपोजिशनिंग करता हुआ भारत है, उसका फायदा भारतीयों को या भारत को वैश्विक मंच पर किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है आपको? ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट की एक मांग है कि अब जो है हम एक विश्व पटल पे हम एक बड़ी छलांग लगाएं। और भारत इतना बड़ा देश है, उसका राइज, उसकी इकोनॉमिक राइज वो अब क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है
तो आप सिर्फ अपने अंदर और अपने दायरे में रह के उसको पूरा नहीं कर सकते, आपको पूरे दुनिया को एंगेज करना है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही थी, सारे पोल्स को एंगेज करना है जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो और विन विन जैसे जिसका कहे, और जो देश हैं वो उसका फ़ायदा हो। मुझे लगता है कि अब हमारा डिप्लोमेटिक एक ढांचा हमारी राइज का बन चुका है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ज़रूरी है कि हम ऐड करें। बिल्कुल, और उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत लगातार है और उस दिशा में आगे बढ़ते नजर आ भी रहे हैं। फिलहाल हम चर्चा को यहाँ थोड़ा छोटा सा विराम देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से जुड़े पल पल की खबरें और उसके अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष चर्चा में मुझे अनुमति दीजिए, अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। अतुल नेजा जी आपका बहुत शुक्रिया, मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ी खबरों को, उनकी इस यात्रा से जुड़ी खबरों और तस्वीरों को लगातार हम आप तक लेते आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की